तो अभी हमारा टॉपिक है, ये पेन वर्क नहीं कर रहा। रेड रख लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें उतनी ज़्यादा एनिमेशंस नहीं है, ठीक है। इसमें उतनी ज़्यादा एनिमेशंस नहीं है, इसलिए आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिल रहा है। इसमें बेसिकली ज़्यादा डेरिवेशन है। इसमें बेसिकली ज़्यादा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन के लिए हम इसको इस इंटरफेस में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि आपको डेरिवेशन पे फोकस करना है, मुझ पे नहीं, ठीक है। जो एनिमेशन वाला पार्ट है उसमें मैं आपको पीपीटी में अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप सबको पता है कि गैस क्या है। गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। गैस क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है, राइट। गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू मोशन, समथिंग रिलेटेड टू मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो आपकी पीडीएफ नोट्स मैंने आपको दिया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मॉलिक्यूलर, एक स्पेलिंग मिस्टेक है। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जो मैटर है उसका मॉलिक्यूलर नेचर क्या है? कि मैटर के अंदर है क्या, उसका नेचर क्या है? सोचो। तो देखो, 20th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में एक ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हुआ है जिसका नाम है रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन। इसने क्या किया? इसने डिस्कवर किया। इसने क्या किया? डिस्कवर किया, ठीक है। इसने कुछ बताया नहीं, इसने कुछ इन्वेंट नहीं किया, इसने डिस्कवर किया, इसने जाना। इसने क्या जाना? डिस्कवर्ड दैट जो आपके मैटर होते हैं, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? बताओ, मैटर किसका बना? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये 20th सेंचुरी की बात है। हम मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी कुछ हमारी थ्योरीज आई थी, ठीक है। हम थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। कुछ थ्योरीज आई थी, फॉर एग्जाम्पल जॉन डेल्टन। फॉर एग्जाम्पल जॉन डेल्टन। एक सेकेंड, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है पढ़ाने में। जॉन डेल्टन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जॉन डेल्टन, ये 1766 से लेके 1844 तक था, ठीक है। इसने प्रपोज की एटॉमिक थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डेफिनेट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसने क्या किया? इसने प्रपोज की, इसने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी। इसने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, टू एक्सप्लेन
laws of to explain laws of definite proportion and multiple proportions जो ऑब्वियसली ओबेड बाय एलिमेंट्स है, obeyed by the elements, ठीक है। when हम उनको कंबाइन करेंगे, when they combine into compounds, ठीक है। जॉन डल्टन ने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन करने के लिए, लॉ ऑफ डेफिनिट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शंस को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये लॉ ऑफ डेफिनिट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ, ठीक। वापस से ब्लू पे आते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, दो लॉ हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को देखते हैं। ये स्टेट करता है, states that any given compound has a fixed proportion by mass of its constituents, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है कि कोई भी गिवन कंपाउंड होगा उसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है बाय मास। मतलब फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा। जब ये कंपाउंड बनाएंगे इनका फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ बाई मास से ही ये कंपाउंड बनेंगे। ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकंड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जॉन डल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी बताई थी जिनसे ये एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। ये एक ऐसी एटॉमिक थ्योरी बताई थी जिनसे ये दोनों के दोनों लॉ एक्सप्लेन हुए थे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं। स्टेट्स दैट when two elements combined to form more than one compound for a fixed mass of one element, the masses of other elements are in the ratio of small integers, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, ये स्टेट करता है दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो अलग अलग व्हेन टू एलिमेंट्स, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं
टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। दो मिक्स हो रहे हैं, दो मिक्स होके हमें क्या दे रहे हैं, दो से ज़्यादा कंपाउंड दे रहे हैं, तब फॉर अ फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट तो होगा क्या, मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, ये जो अदर एलिमेंट्स है ना, इनकी जो मास की रेशियो होगी वो स्मॉल इंटीजर्स में होगी एज कंपेयर टू जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जस्ट लेक्चर पे बने रहो, ठीक है। धीरे धीरे आपको इस इंटरफेस की अभी आदत हो जाएगी, अभी आपको इस इंटरफेस की आदत नहीं है, तो इस इंटरफेस की आदत हो जाएगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि डल्टन ने, जो हमारा जॉन डल्टन है, उसने कौन सी एटॉमिक थियरी हमें एक्सप्लेन दी, उसने कौन सी एटॉमिक थियरी हमें दी जिसकी वजह से ये एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। लगभग लगभग 200 साल पहले, 200 years ago, 200 years ago, जॉन डल्टन जॉन डल्टन John Dalton suggested that John Dalton suggested that क्या suggest किया, the smallest constituent of an element, the smallest constituent of an element of an element are कौन, आर एटम्स, ठीक है। 200 साल पहले आज से जॉन डल्टन ने बता दिया था कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एटम्स हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, क्या बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट are identical but differ from those of others एटम एक ही एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन अलग एलिमेंट होगा तो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक और पॉइंट उसने कहा है कि small number of atoms of each element combine to form a molecule of the compound, ठीक है। तो 200 साल पहले जॉन डल्टन ने क्या कहा, जॉन डल्टन ने कहा कि जो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एलिमेंट है वो एटम है, एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफर फ्रॉम those of others, ठीक है। a small number of atoms of each element combine to form a molecule of the compound, छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट्स के मिक्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात किसकी है, अमीडियो एवोगैड्रो, आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना होगा, अमीडियो एवोगैड्रो। ये कब से कब था, 1776, ये भी 1776 से 1856 तक था, ठीक है। इसने गैसेस, अब हम वापस अपने मैटर से जो हमारे मैटर के 3 स्टेट है उसमें हम गैसेस के बारे में बात करते हैं। एवोगैड्रो ने बेसिकली गैसेस के बारे में बहुत काम किया, ठीक है। इसने बेसिकली गैसेस पे बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। अमीडियो एवोगैड्रो ने क्या बोला, इसने हेल्प्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द
combinations of different gases, combinations of different gases। इसने हेल्प किया अंडरस्टैंडिंग में कि कैसे डिफरेंट गैसेस आपस में मिलती हैं। एवोगैड्रो का एक लॉ भी है, ठीक है, एवोगैड्रो का एक लॉ भी है, उसको लिखते हैं, उसको उसका नाम है एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। तो ये क्या स्टेट करता है, स्टेट्स दैट equal volume equal volumes of all gases, equal volume of all gases at the same temperature, at the same temperature and pressure have equal number of molecules, ठीक है। इसने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम, इसने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, कोई भी गैस हो चलेगी, और सेम टेम्परेचर पे रखा गया है और सेम प्रेशर पे रखा गया है, तो उनके बीच में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दूसरे कलर से, ब्लैक से, ठीक है। मान लो कि एक गैस नंबर 1 ये है, गैस नंबर 2 ये है, गैस नंबर 3 ये है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे गैसेस भरी हुई हैं, गैसेस बहुत सारी भरी हुई हैं। अगर हमने क्या किया कि इन सब का वॉल्यूम सेम है, मान लो ये है 5 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी 5 मीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 5 मीटर क्यूब है, ठीक है। टेम्परेचर भी सेम करना है, सेम टेम्परेचर, मान लो कि ये आपका 15 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको भी आप 15 डिग्री सेल्सियस पे रखो, इसको भी 15 डिग्री सेल्सियस पे रखो। ये गैस मान लो आपकी ऑक्सीजन की है, किसकी है, ऑक्सीजन की गैस है। ये गैस मान लो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रख देते हैं, नाइट्रोजन की, ये गैस मान लो आपकी क्लोरीन है, ठीक है। प्रेशर भी सेम रखना है, हमें प्रेशर भी सेम रखना है। प्रेशर इस पे मान लो आपने रख लिया 5 एटमॉस्फेयर का, ठीक है। इस पे भी मान लो 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रख दिया, और इस पे भी 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रख दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, इससे होगा ये कि जो इसके अंदर के ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो कि अभी के लिए मान लो कि इसके अंदर सिर्फ 9 मॉलिक्यूल्स है, तो इस कंडीशन पे जब 5 मीटर क्यूब 5 मीटर क्यूब जब तीनों की गैसेस की वॉल्यूम सेम होगी, टेम्परेचर सेम होगा एंड प्रेशर सेम होगा, तब होगा कि अगर इसके अंदर 9 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके अंदर भी 9 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नाइट्रोजन के अंदर भी 9 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लोरीन के अंदर भी 9 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये है हमारा अमीडियो एवोगैड्रो का लॉ। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एटॉमिक हाइपोथेसिस दी गई हैं, तो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये अभी तक हमारा काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे जस्ट थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में क्या क्या पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में क्या क्या पता है। हमें पता है कि सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इसको मैं ठीक करता हूँ, सॉरी, ठीक है। सिमिलरली इधर पे भी हम एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सॉलिड्स,
सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। गैसेस कर देते हैं सारा जब प्लूरल ले रहे हैं, ठीक है। सॉलिड्स में क्या होता है, जो आपको पता है कि इसमें डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है ना, पता है ना, वॉल्यूम, डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स में क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट, लिक्विड्स का डेफिनिट शेप होता है, यस और नो, नहीं होता है। साइज होता है, नहीं होता है, सिर्फ इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एंड इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, गैसेस में कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। इनकी जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम का। कितना, 2 एंगस्ट्रॉम का, ठीक। लिक्विड में कितना है, रुक जाओ अभी बता देंगे, सबसे पहले गैसेस का बताते हैं। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, 2 एटम से बीच का डिस्टेंस कितना है, इसका अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। एंड लिक्विड्स का क्या होता है, 2 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। 2 एंगस्ट्रॉम से तो बड़ा होता है एंड 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, कहीं पे बीच में होता है इनका इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, IAS, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। ठीक है, अभी हम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। क्या लगता है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस क्या होता है, एकदम रैंडम है ना। मान लो कि ऐसे कहीं पे ऐसे कोई गैस यहाँ पे ऐसे है ना, इसकी ये पार्टिकल्स है, तो कुछ पार्टिकल कहीं जाना चाहेगा, कोई कहीं जाना चाहेगा, ऐसे रैंडम मोशन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम इस रैंडम मोशन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पाथ को अंडरस्टैंड करना है, तो हम कैसे समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में नहीं समझेंगे, बट इसके मीन फ्री पाथ को समझने की कोशिश करेंगे। किसको, इनके जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, मॉलिक्यूल्स के मीन फ्री पाथ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मीन फ्री पाथ होता क्या है वो देखते हैं। तो द एवरेज distance a molecule can travel, the average distance a molecule can travel without colliding कोलाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसी को हम इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, जो एवरेज डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल जो बिना किसी कोलिजन के कर सकता है। देखो ये यहाँ पे मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये दोनों आपस में कोलाइड हो सकते हैं, ठीक है, आपस में कोलाइड हो सकते हैं, बट हमें वो एवरेज डिस्टेंस चाहिए जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करते हैं, तो उसी को हम कहेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। आई गेस आपको मीन फ्री पाथ के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम एक्चुअल में थोड़ा सा हम आते हैं कहाँ पे,
अपने थोड़े मैथमेटिकल पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या है, ठीक है। तो मैं कुछ बेसिकली इसमें लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा फाउंडेशन पता चले। बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो नेचर ऑफ गैसेस आर easier to understand as the molecules far from each other and their mutual interactions are negligible। मैंने बोला क्या, देखो, नेचर ऑफ गैसेस आर easier to understand, are easier to understand as the molecules are far from each other, as the molecules are, स्पेलिंग में जो स्पेलिंग एरर है उसको आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, लेकिन आपको ठीक लिखनी है, मॉलिक्यूल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एंड क्या है, एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस, उनके बीच की इंटरेक्शंस, एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस, एक एटम के साथ दूसरे एटम के साथ उन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शंस हैं या नहीं है। म्यूचुअल इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल, बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसलिए ये इजी है, ठीक है। सो गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सो गैसेस एट लो प्रेशर and high temperature much above that at which they liquefy, वो लिक्विफाई नहीं करने चाहिए, उससे बहुत ऊपर, ठीक है, या सॉलिडिफाई भी नहीं होने चाहिए। वो फॉलो करते हैं एक रिलेशन, फॉलो अ रिलेशन। रिलेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू KT, ठीक है। जो गैसेस होते हैं लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर कितना बड़ा होना चाहिए कि वो लिक्विफाई भी नहीं होना चाहिए, सॉलिडिफाई भी नहीं होना चाहिए। मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है ना, चेंज कर सकता है, राइट। तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, सॉलिड से वो लिक्विड बन सकता है, सॉलिड से वो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से वो गैस बन सकता है। सिमिलरली गैस से वो लिक्विड बन सकता है और गैस से वो डायरेक्टली सॉलिड भी बन सकता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको इतना ज़्यादा रखना है कि वो लिक्विफाई हो ही नहीं सकता, ना ही सॉलिडिफाई हो सकता है, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये वाली जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। PV इज इक्वल्स टू KT। यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P आपका प्रेशर है, P आपका प्रेशर है। V क्या है, V आपका वॉल्यूम है, ठीक। K क्या है आपका, K यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। एंड T क्या है आपका, T आपका टेम्परेचर है, T आपका टेम्परेचर है, ठीक है। T आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो हमारा K है ना, जो हमारा K कांस्टेंट है, उसको हम n स्मॉल k के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम स्मॉल n के इक्वल भी लिख सकते हैं, या इनफैक्ट हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हर गैसेस के लिए इस कैपिटल K की जगह हम NKB लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे N क्या है, हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं। N क्या है,
नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स इन द गैस। और के भी क्या है? के भी है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन डबल एन होता है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है केबी की? केबी की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। जस्ट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बोल्ट्जमैन ने दी है, ठीक है। तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे, क्या बनाई थी? पीवी इक्वल्स टू के टी। क्या इक्वेशन बनाई थी? जो हमने इक्वेशन बनाई थी पीवी इक्वल्स टू के टी, ये किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी पीवी इज इक्वल्स टू एन के बी टी में चेंज हो जाएगी। यस और नो? और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू के बी, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमेशा की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मान लो कोई एक अलग अलग गैसेस ले ली हमने। क्या ले ली? फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस ले ली हमने। उसके लिए क्या फॉलो हो सकता है? ये फॉलो हो सकता है P1 V1 N1 T1। देखो ये कांस्टेंट सबके लिए सेम है। ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। चाहे कोई भी गैस हो यही वैल्यू आनी है, ठीक है। इसकी भी यही आने वाली है। कोई दूसरी गैस होगी उस पर दूसरा प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहे कितने भी हो जाए तब भी ये सेम रहेगा। P3 V3 N3 T3 ऐसे सोन चलता जाएगा किसी के लिए भी, ठीक है, इक्वल्स टू के भी आएगा, ठीक है, हर एक डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है। तो इधर देखो, इफ पी वी एन टी इस पूरी इक्वेशन में पी वी एन टी अगर सेम होगा, आर सेम, अगर पी वी और टी की वैल्यू हर एक जगह पे सेम है, तो क्या ऐसा होगा कि हर जगह N1 N2 N3 सोनम जितनी भी होंगे ये इन सब की वैल्यू भी सेम होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। एंड यही है हमारा एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, कि जब प्रेशर से जब हमारा प्रेशर सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमारे सेम हो जाएंगे। इसी को हम और किस वे में लिख सकते हैं? इसी को हम इस वे में भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स according to Avogadro hypothesis, according to Avogadro's hypothesis, equal volume of all gases, equal volumes of all gases under identical conditions of pressure and temperature will contain equal number of molecules, वही सेम बात लिखी हमने कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बता रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जहाँ पे आइडेंटिकल कंडीशन होंगी प्रेशर की और टेम्परेचर की, उनके पास क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे,
ठीक है, वही सेम चीज़ हम फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लॉज हैं, ठीक है, कुछ लॉज हैं जो आपको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस के बारे में। किसके बारे में? बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस के बारे में। ठीक है, रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में। ठीक है, हम सारे जानते हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस की इसको मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। ये सुनो, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। या फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? PV अपॉन म्यू टी। PV अपॉन म्यू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? R आ जाएगी। R हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, R हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू NaKB आ जाएगा, कुछ भी। ठीक है, या अभी इसको मत लिखो, सिर्फ R मान के चलो। ठीक है, तो हमने क्या किया? PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, आइडियल गैस की इक्वेशन ले ली। यहाँ से PV अपॉन म्यू टी, PV अपॉन म्यू टी किसकी इक्वल आ जाएगा? R की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल में जब भी हम P लिखेंगे, याद ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी हम P लिखेंगे हमें स्मॉल p लिखना है। हमें स्मॉल p लिखना है। प्रेशर हमेशा स्मॉल p से आएगा, क्योंकि जो कैपिटल P होता है वो क्या होता है? वो हमारा मोमेंटम होता है। वो हमारा मोमेंटम होता है। स्मॉल p हमारा प्रेशर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मोमेंटम और प्रेशर। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। किस किस के बीच में? PV अपॉन म्यू टी के बीच में वर्सेस प्रेशर के बीच में। ठीक है, वर्सेस प्रेशर के बीच में। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन बनानी है मुझे। ठीक है, ऐसे एंड ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो 0 है, यहाँ पे मान लो 200 वैल्यू है, यहाँ पे मान लो 400 वैल्यू है, यहाँ पे मान लो 600 वैल्यू है, यहाँ पे मान लो 800 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है? प्रेशर ATM एटमॉस्फेयर पे चल रहा है, इस डायरेक्शन पे। एंड इधर ऊपर क्या है? इधर ऊपर PV अपॉन म्यू टी है। PV अपॉन म्यू टी है। ठीक, ब्लू लाइन से। ठीक है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या थी? PV अपॉन म्यू टी क्या था? इक्वल्स टू R था ना। तो मान लो R कहीं यहाँ पे है। ठीक है, R की वैल्यू कहीं यहाँ पे 8.314 समथिंग था ना, तो वो मान लो यहाँ कहीं है। तो आइडियल गैस के लिए क्या चेंज होता है? ये आइडियल गैस के लिए क्या ये चेंज हो रहा है? PV इक्वल्स टू, आइडियल गैस के लिए क्या था? आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी था, और PV अपॉन म्यू टी किसके इक्वल था? R। तो ये तो चेंज हो नहीं रहा, चाहे कोई भी आइडियल गैस हो। तो उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये हमारी आइडियल गैस है। ठीक है, ये हमारी आइडियल गैस है। लेकिन कोई तुम रियल गैस ला लो। ठीक है, कोई सी भी रियल गैस ला लो। आप मान लो कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन किया। आपने क्या किया? टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन किया। ठीक है, टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन किया। मान लो कि आपने T1 टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर आपने घटा दिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो यहाँ पे टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा टेम्परेचर आपने घटा दिया। तो आपकी रियल गैस कैसे बिहेव करेगी? आपकी रियल गैस कुछ ऐसे बिहेव करेगी। देखो, यहाँ से आएगी ऐसे, थोड़ा सा इसमें डिक्रीज होगा, इस वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीज होगा ऐसे, और फिर ये धीरे धीरे ऊपर चले जाएगी। ठीक है, इसको मैं प्रॉपरली दूसरे कलर से बना देता हूँ, पर्पल से बना देते हैं रियल गैस के लिए। ठीक है, ये ऐसे आएगी
एंड ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर चले जाएगी, ठीक है। किस टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर पे। ये किस टेम्परेचर पे है? T टेम्परेचर पे है। ये किस टेम्परेचर पे है? T1 टेम्परेचर, जो थोड़ा कम है, ठीक। अब T1 से थोड़ा टेम्परेचर और अगर हम कर दें तो रियल गैस कैसे बिहेव करेगी? तो रियल गैस हमारा कुछ ऐसे बिहेव करेगी। ये डिप थोड़ा सा और देखने को आपको मिलेगा, ये डिप थोड़ा सा आपको और देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। अब ये है आपका T2 टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को थोड़ा और घटा दोगे, टेम्परेचर को और घटा दोगे तो ये डिप, ये जो ग्राफ है आपको थोड़ा और नीचे देखने को मिलेगा ऐसे। ये आपका T3 है, ठीक है। यहाँ पे T1 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है, T3 उससे कम है। तो ऐसा गैस ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिलेगा जहाँ पे आइडियल गैस की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो रियल गैस है ये जो है 1 2 सॉरी इसको अच्छे से बनाते हैं, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, मान लो हम ग्रीन चूज करते हैं, ठीक है, हम ग्रीन चूज करते हैं। तो जब हम ये वाली और ये वाली, ये कहाँ चला गया, और ये वाली, ये तीनों की तीनों रियल गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं? रियल गैसेस है, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको ग्राफ समझ आया होगा। इस ग्राफ में होता क्या है कि PV अपन म्यूटी और P के अगेंस्ट में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आइडियल गैस हमेशा सेम आता है, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती आइडियल गैस की। लेकिन जब हम रियल गैस के बारे में बात करते हैं तो आपको ऐसे डिप्स दिखाई देते हैं, आपको ऐसे डिप्स दिखाई देते हैं टेम्परेचर T1 T2 और T3 पे, जहाँ पे T1 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है और T3 उससे कम है। आपको ये बस ऐसे ही याद रखना है, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी है आपका लॉज फॉर एन आइडियल गैस, लॉज फॉर एन आइडियल गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला लॉ जो आपको पढ़ना है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ आइडियल गैसेस पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला है आपका बॉयल्स लॉ। हम जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, ठीक है। सपोज कर लो कि इसमें आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया, सपोज कर लो आपने इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया, म्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये पूरा राइट हैंड साइड, ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिया, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी ले लिया, स्मॉल p लिखना है, ठीक है, स्मॉल p v आप कैपिटल लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। यहाँ पे टेम्परेचर एक वेरिएबल है, हमने उसको भी कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ से पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट के इक्वल आ गया, यानी कि PV किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। इसका मतलब P कांस्टेंट अपॉन V आ जाएगा, राइट। इसका मतलब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा V का। तो हमें ग्राफ बनाना है, अब हमें क्या बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? व्हेन T कांस्टेंट है एंड P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको आता है बनाना, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, अभी के लिए एडजस्ट कर लो, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा? P आप यहाँ के लिए मान लो, ठीक है, और V आप यहाँ के लिए मान लो, V आप यहाँ के लिए मान लो। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ से ऐसे टच होगा, फिर ऐसे धीरे 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 ऐसे जाएगा और ये धीरे धीरे उधर टच होगा।
मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, ब्लू से बना देता हूँ। ऐसे आएगा और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे टच हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब सिमिलरली हम देखेंगे, बस इसको बस आइडियल गैस के लिए कर लो, आपको ज़्यादा रियल गैसेस के लिए आपको इस पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ लिया कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ से स्मॉल पी लिखना है, ठीक है। तो स्मॉल पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के, एंड ये जो ग्राफ बना आपका, ग्राफ किसका बना, बॉयल्स लॉ का ग्राफ बना, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही अब चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ क्या था हमारी इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी था। सबसे पहले हमने टी को कांस्टेंट माना था, इस टी को कांस्टेंट माना था, इस बार हम इस पी को कांस्टेंट मानेंगे। देखो मेरी आदत हो गई है कि मैं पी को कैपिटल लिख रहा हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी है। सबसे पहले हमने टी को कांस्टेंट माना था ना, इस बार हम सिर्फ पी को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, v इज इक्वल्स टू म्यू आर टी अपॉन पी। अब ये वाला जितना भी पोर्शन है पूरा कांस्टेंट है, यानी कि v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू t, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे मान लो v है, ऊपर के लिए जा रहा है, यहाँ पे मान लो t है, इस साइड के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ सीधा ऐसे ऊपर के लिए बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा, ये है आपका चार्ल्स लॉ, ये है आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। आई होप ये आपको भी समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जितना भी चीज़ें हैं ये शायद से पीपीटी में कहीं पे तो आपको एक्सप्लेन फिर से मैं कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से एनिमेशन था, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देखते हैं, ये क्या बोलता है, इट states that the total pressure of a mixture of non interacting ideal gases is equal to the sum of partial pressure exerted by individual gases in the मिक्सचर। कहने का मतलब है कि जो आपका टोटल प्रेशर होता है ना, वो इंडिविजुअल, मतलब पहले एटम पे कितना प्रेशर लग रहा है, दूसरे पे कितना लग रहा है, ऐसे तीसरे पे कितना लग रहा है, ऐसे सोन जितने भी एटम होंगे उनकी पार्शियल प्रेशर का जितना भी टोटल सम होता है ना, वही आपका टोटल प्रेशर होता है। यही आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, यही आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। समझ गए। तो बस आपको बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, अभी तक आपने जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ,
फिर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, एंड फिर आपने डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा। ठीक है, अभी आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है, एंड उसके बाद हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, it states that the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its डेंसिटी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई गैस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, ठीक है, कुछ भी मॉलिक्यूल जो हैं वो कितनी जल्दी फैल सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी फैल सकते हैं, कितनी जल्दी डिफ्यूज़ हो सकती है, वो डिपेंड करता है इन्वर्सली कि उसकी कितनी डेंसिटी है। अगर ज़्यादा डेंसिटी है, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन वो कम फैलेगी, वो अपने आप को एकदम पास रखने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर डेंसिटी कम है, वो कम घनी है, तो वो जल्दी फैलेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है R, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी डेंसिटी पे रो। ठीक है, लेकिन कैच ये है कि रो पे नहीं, उसके स्क्वायर रूट पे। तो ये है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, अब आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। ये लेक्चर आपको बेसिकली ये लेक्चर आपका इसलिए किया गया है ताकि इस इंटरफेस से भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाए। ये इंटरफेस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड इसमें हम आगे इसी लेक्चर में हम थोड़े से डेरिवेशंस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम डेरिवेशंस करने वाले हैं, एंड फिर देन हम वापस से पीपीटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, कीप प्रिपेयरिंग, अच्छे से प्रिपरेशन रखो। रिविजन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये लेक्चर अगर मैं पीपीटी से लेता, तो एक ही घंटे में ये पूरा ख़त्म हो जाता। बहुत ही छोटा सा यूनिट है। ठीक है, बहुत छोटा सा यूनिट है, इसीलिए मैंने इसको इस इंटरफेस में कराया ताकि आप फोकस करो छोटी छोटी चीज़ों को। अभी बेसिकली हमने सिर्फ आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और कुछ नहीं। मेरी आपको सलाह सजेशंस यही रहेंगी कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन्स अपने लेक्चर्स के, अपने नोट्स के करते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता है।